राविंदर जी जीते, लेकिन राविंदर जी पहले भी तो लोकसभा में जीते हुए थे। इस क्षेत्र का विकास तो उनके हाथ में होना चाहिए ना। परिणाम जो सामने आए, उसके बाद में जो जीत जिस तरीके से राव साहब की होनी चाहिए थी, वो परिणाम नहीं मिल पाए। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में, क्या लगता है कि क्यों नहीं मिल पाए? क्या नाराजगी है लोगों में? सबसे बड़ी बात हमारे पक्ष में ये थी कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासन के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे पास तुरुप का इक्का थे। उनके नाम पर पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा था। राविंदर जी तो अपने मन से कह रहे हैं लोगों के बीच में कि बेटी आरती राव को तो उनको इलेक्शन लड़ाने की कहीं न कहीं बात आ रही है। तो क्या कहेंगे कि आप किस तरीके देखते हो? क्योंकि चुनाव की बात करें, विधानसभा की बात करें तो कहीं न कहीं तैयारियों में थे, लेकिन विधानसभा में पिछली बार उन्हें टिकट नहीं मिल पाई और उसको लेकर अब विधानसभा के चुनाव नज़दीक आने वाले, उसको लेकर तैयारियां किस तरीके से गाड़ियों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और स्लोगन भी लिख दिया गया है कि बदलेंगे रेवाड़ी। लेकिन कब बदलेंगे रेवाड़ी, ये भी हम दिखाएंगे और अरविंद जी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? लोकसभा के चुनाव अभी खत्म हुए हैं, विधानसभा की तैयारियां हैं और दुल्हन की तरह गाड़ी सजा दी है और सूट बूट पहन के नए कुर्ते हुए आपने अपने सिलवा लिए, क्या तैयारी है? देखिए देशराज जी, ये तो लोकतंत्र का पर्व एक जो है बड़ा पर्व समाप्त हुआ है और दूसरा पर्व जो है अक्टूबर में आने वाला है। और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता है तो हम तो 365 दिन 24x7 लगे रहते हैं और पार्टी की जय जयकार करते रहते हैं। तीसरी बार फिर सरकार आई में आए हैं, बहुमत मिला है। 1962 के बाद ये पहला मौका देश में आया है कि जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। तो हम सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, पार्टी के लोग, कि तीसरी बार जो है ये पहली बार या देश की आज़ादी के दूसरी बार सरकार बनाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिला है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। और तैयारियां में जुट गए हो, गाड़ी आपने काफी स्लोगन लिखा है कि अब की बार रेवाड़ी को बदलने की कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, तो क्या कहेंगे, कैसे बदलेंगे? देखिए, हर जगह विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं ये नहीं कहता कि जो पहले थे उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो ये लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया है। और जो आदमी पावर में होता है उसको लगता है कि मेरे से अच्छा शायद कोई कर नहीं पाया, ना आगे कोई कर पाएगा। तो हम लोग उस परंपरा के लोग हैं कि जो हमारे पास ईश्वर ने पुरुषार्थ दे रखा है, उस पुरुषार्थ को अपने को लगाएंगे। कोई ऐसा मौका मिलेगा, पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, पार्टी टिकट देगी, आगे जाएंगे, जनता अपना प्यार दिखाएगी और सेवा करने का मौका देगी। तो ईश्वर ने उतना पुरुषार्थ दे रखा है, बिना एमएलए के भी पुरुषार्थ दे रखा है। तो ताकत बनने के बाद तो निश्चित तौर पर पुरुषार्थ कई गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि भाई रेवाड़ी को बदलेंगे। रेवाड़ी को जहां जिस मुकाम पर अभी पहुंचना चाहिए उससे काफी पीछे रेवाड़ी। मन के अंदर पीड़ा भी होती है, हालांकि हमारी भी सरकार है, लेकिन इसके बावजूद भी कई तरह की, क्योंकि यहाँ का नेतृत्व नहीं होने के कारण से, हमारा विधायक नहीं होने के कारण से, क्योंकि विधानसभा के काम जो है वो विधायक के जिम्मे पे जाते हैं। विपक्ष का विधायक बना, भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार नहीं बन पाया, तो इसलिए कुछ कमियां रह गई, क्योंकि कोई पैरवी करने वाला नहीं था। हम लोग जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार किसी बात के लिए कहते हैं, लेकिन विधायक के नाते 24 घंटे अपनी विधानसभा में काम करने का एक अवसर मिलता है विधायक को। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी और विधायक बन के कोई जाएगा तो निश्चित तौर पर विकास होगा। तो आपने जिस तरीके से कही कि विधायक के कारण से कहीं कहीं पिछड़ा हो गया रेवाड़ी, इसमें विकास नहीं हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि लोकसभा में जिस तरीका से बात करें, अभी लोकसभा चुनाव हैं और राविंदर जी जीते, लेकिन राविंदर जी पहले भी तो लोकसभा में जीते हुए थे। इस क्षेत्र का विकास तो उनके हाथ में भी होना चाहिए ना। देखिए, जितना केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में विकास होता है, एक सांसद का काम होता है कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को पार्लियामेंट में रखना। वो राव साहब अपना काम करते रहे, कम किया ज़्यादा किया वो एक जो है बहस का विषय हो सकता है। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो केंद्र की मदद से, केंद्र में सरकार थी और हमारे सांसद भी थे, मंत्री भी थे राविंदर सिंह, और वो इतने सारे हमारे विधायक थे, यहाँ पर सबके सतत प्रयासों से जो है एम्स जैसा एक, वो तो सदियों में बनने वाला एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आया है, जिसके लिए पूरा सिर्फ रेवाड़ी विधानसभा या रेवाड़ी जिला नहीं, ये तो पूरा प्रदेश के लिए, और मैं तो ये कहूँगा क्योंकि राजस्थान भी हमारे साथ में लगता है, तो राजस्थान के लोगों के लिए भी एक ऐसा ये जो है आमूलचूल विकास का माइलस्टोन सेट किया गया है कि आने वाले समय में इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। जो बहुत सारे लोगों को जीवन मृत्यु से जो लोग जूझते हुए रास्ते में दम तोड़ देते हैं, पास में जो है इतना बड़ा एम्स बनेगा, तो निश्चित तौर पर ये। आपने जिस तरीके एम्स की बात करी, आपकी सरकार ने बड़ी सौगात दी, मानते इस बात को, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट जो सामने आए, परिणाम जो सामने आए, उसके बाद में जो जीत जिस तरीके से राव साहब की होनी चाहिए थी, वो परिणाम नहीं मिल पाए। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में, क्या लगता है कि क्यों नहीं मिल पाई? क्या नाराजगी है लोगों में? देखिए, चुनाव जो है वो 20-22 दिन का एक अलग तरीके का ट्रेंड होता है। सबसे बड़ी बात हमारे पक्ष में ये थी कि नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासन के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे पास तुरुप का इक्का थे।
उनके नाम पर पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा था। कई बार इक्वेशन होती हैं, चुनावी समीकरण होते हैं, 20-22 दिन के समीकरण होते हैं, जिनको हम शायद कहीं कमी रह गई, समझ नहीं पाए या साधने में रह गया, क्योंकि हमारे जो अनुसूचित समाज का वोट हमसे बहुत सारा जो आ रहा है, चर्चा में आ रहा है, जो आंकड़ों में आ रहा है, वो हमसे छिटक के चला गया। तो हम उसका भी आकलन करेंगे, भाई क्यों छिटक के चला गया, क्योंकि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा फायदा तो किसी को मिला है, तो इसी समाज को मिला है। क्योंकि हमारा तो संकल्प ही अंत्योदय का, दीनदयाल उपाध्याय जी के हम सिद्धांत को मान के चलते हैं कि अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसके जीवन के अंदर हम कैसे रोशनी लाए। और पूरी 10 साल मोदी जी किसी के लिए समर्पित थे। जब पहली बार 14 में मोदी जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद पार्लियामेंट में गए थे, दहलीज को चूम के यही कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी, मेरी सरकार वंचितों को समर्पित सरकार होगी, और निश्चित तौर पर वो समर्पित हुई। तो इसके बावजूद भी कांग्रेस के बहकावे में आके कांग्रेस ने एक इस तरीके का शिकूफा छोड़ा, उसके बहकावे को वो समझ नहीं पाए दलित समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग, और वो अपनी बात को वहां उनकी बात को मान के और हमारे खिलाफ वोट दे बैठे। कुछ प्रदेश के समीकरण ऐसे थे तो उसके कारण से हुआ, तो ऐसा नहीं है। कुछ हमारे यहाँ हमारे एक मेवात जिला लगता है, मेवात जिला हमेशा भाजपा के खिलाफ रहता है। हालांकि कभी भी विकास का पहिया होता वो किसी जात के या समाज के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। सड़कें बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो क्या इसमें ये नहीं कि मेवात जिला नहीं चलेगा, उसको मना कर दिया जाएगा, या रेवाड़ी जिला को दौड़ने का ज्यादा मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो लोग भी अपने तरीके की राजनीति करते हैं। पिछली बार कप्तान साहब जब लड़े थे तो 1,80,000 की उन्होंने कप्तान साहब को लीड दी थी, इस बार वो 2,58,000 की लीड दी थी, 80,000 की लीड तो वहीं से बन गई। तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सततः जो है छठी बार राव साहब यहाँ से आपने उम्मीद थी इतनी इतनी वोटों से विजय होने वाली है राव इंद्रजीत? देखिए, मेरा तो मैं शुरू से कहा था कि हम 3 लाख वोटों से जीतेंगे। कुछ सीटें हमारी फरीदाबाद थी, गुड़गांव थी, करनाल थी, हमारी सीटें थी 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने वाली, और जीतना भी चाहिए था। लेकिन कई बार जो है समीकरण हो जाते हैं, कुछ जो है एक समाज के वोटों का पोलराइजेशन इतना जबरदस्त हो गया, जजपा बिल्कुल समाप्त हो गई, लोकदल बिल्कुल समाप्त हो गया, कि जो वोटों का बंटवारा होना चाहिए था। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ कि इक्वेशन की राजनीति चलती है सब जगह पर, तो वो इक्वेशन की राजनीति इस बार दूसरे तरीके का खेल खेल गई, तो दूसरे खेल खेल गई। रामपुर हाउस से सीएम भी रहे, काफी पुराने यहाँ से राव इंद्रजीत लगातार जीत भी रहे हैं, परिवार पूरा उनका एक पॉलिटिक्स में रहे। लेकिन नहीं लगता कि जिस तरीके से वोट की जीत होना, क्या लग रहा है आगे आने वाले भविष्य किस तरीके से राव साहब को देखते हो आप? देखिए, हर चुनाव अपना अलग तरीके का होता है। किसी के इससे एक चुनाव के जीतने हारने से किसी का भविष्य तय नहीं हो जाता। ये सब चलता रहता है राजनीति के अंदर, जीत भी होती है, हार भी होती है। तो हम लोग जो है विपक्ष में भी हम लोग रहे हैं, लेकिन अब तो चलो 3 बार से हम लोग सत्ता में हैं, फिर विपक्ष में समय के साथ चले जाएंगे, कई प्रदेशों में विपक्ष में चले भी गए। तो ये चलता रहता है, अप्स डाउन आते रहते हैं राजनीतिक दलों के अंदर। और कहा भी है कि भाई पब्लिक भी सोचती है कि रोटी को दोनों तरफ से सेक के खाएंगे तो शायद अच्छा निकलेगा, तो उनकी भी अपेक्षा रहती है। कई बार सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, लेकिन मोदी जी की सबसे बड़ी बात थी कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, और हमारे खिलाफ जो माहौल बना था वो ठीक है, हो गया पार्लियामेंट के अंदर, वो चला गया। अब विधानसभा के अंदर हम फिर जोश और खरोश से तैयार है, और तीसरी बार फिर यहाँ हम प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। क्या लगता है, अभी अभी विधानसभा जिस का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम बात करें कि रामपुराम जिस तरीके से जीत हासिल करते ही राव इंद्रजीत अपने मन से कह रहे हैं लोगों के बीच में कि बेटी आरती राव को तो उनको इलेक्शन लड़ाने की कहीं ना कहीं बात आ रही है। तो क्या कहेंगे कि आप किस तरीके देखते हो, क्योंकि राव साहब यदि कहते हैं कि इलेक्शन रेवाड़ी से लड़ाते हैं तो फिर आगे कैसे रहेगा तालमेल? देखिए, मेरे कहने से या राव साहब के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये पार्टी बड़ी पार्टी है, पार्टी का जो निर्णय होगा वो पार्टी के सब लोगों को मानना पड़ेगा। पार्टी तय करती है कि आरती राव जो है रेवाड़ी से लड़ेगी, तो उसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है और क्यों तकलीफ हो सकती है। पार्टी तय करेगी कि उसको दूसरे किसी क्षेत्र से लड़ाना है तो वो लड़ेगी, पार्टी का निर्णय है। राव साहब को पार्टी ने लड़ाया गुड़गांव से, तो लड़े, सब लोग लगे, राव साहब जीते। तो बेटी को आएगी, पार्टी का निर्णय, परिवार को बढ़ाना है, टिकट देनी है कि नहीं देनी। मेरी भी मन के अंदर वो होता है कि मैं भी अपनी बेटी को या बेटे को आगे लेके आ जाऊं, लेकिन वो मन की भावनाएं नहीं होती ना, ये पार्टी का निर्णय होता है। तो पार्टी का निर्णय जब चुनाव होंगे, जब टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस समय पता लगेगा पार्टी का क्या निर्णय होता है। अंदर घात की जिस तरीके से बात राव साहब कह रहे हैं, क्या कहेंगे अंदर घात? क्या किस तरह की नाराजगी अभी अभी है या फिर नाराजगी चली रही है अभी? नहीं, ऐसा है कि राव साहब क्या कह रहे हैं वो राव साहब का जवाब देंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई अंदर घात की या कोई इस तरह की बात हुई है। चुनाव के अंदर समीकरण थे, और जो कोई चुनाव जीत जाता है वो तो कम से कम सबका धन्यवाद करता ही करता है, और करना भी चाहिए। हारने के बाद होता है मन के अंदर पीड़ा होती है, तो किसी पे दोषारोपण होते हैं, पर राव साहब तो जीते हैं, तो राव साहब को तो सबको का धन्यवाद करना चाहिए। परिणाम जब उनके पक्ष में आ गया है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया, तो फिर छोटे मन से राजनीति नहीं चलती। हो सकता है कई बार जो है मुझे पता भी होगा भाई मेरे खिलाफ था, लेकिन फिर भी जाने के बाद भी, चुनाव जीतने के बाद सबका धन्यवाद है। जिसने वोट दिया उसका भी धन्यवाद है, जिसने नहीं दिया उसका भी धन्यवाद है, जिसने काम किया उसका भी धन्यवाद है। कोई मन में मेरे कारण से नहीं कर पाया, जितना कर पाया उसका भी धन्यवाद है। तो एक पॉजिटिव
वेव निकलनी चाहिए। हार जाते हैं कई कैंडिडेट, हारने के बाद उनके मन की पीड़ा होती है, वो दोषारोपण करते हैं, तो वो भी चलता है राजनीति के अंदर, कोई ऐसा खास सीएम विषय की नहीं। अब तो सीएम की दावेदारी कर रहे हैं राव साहब, क्या लग रहा है कि करी सरकार से अब लड़ाई सिर्फ सीएम की होगी? देखिए, अभी वो लोकसभा के सांसद हैं, वो केंद्र के मंत्री हैं, इस पार्टी के अंदर कोई लड़ाई कहीं नहीं होती है। आज भी उड़ीसा का मुख्यमंत्री अभी शपथ ले रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं, वो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वहाँ विधायक दल ने जिसको नेता चुना वो मुख्यमंत्री बना। राव साहब को विधायक दल का नेता चुनेंगे, राव साहब बन जाएंगे, किसी और को चुनेंगे वो बन जाएंगे। नायब सैनी जी तो अभी हमारे सांसद थे, उनको विधायक दल ने चुन लिया, पार्टी ने फैसला कर लिया, वो विधायक नहीं थे तब भी वो मुख्यमंत्री बन गए, अब वो बाई इलेक्शन जीत के आ गए। तो ये पार्टी के निर्णय होते हैं, संसदीय बोर्ड के निर्णय होते हैं, विधायकों के निर्णय होते हैं। तो समय समय पे चलता है, अपने कहने से, अपनी आकांक्षा महत्वाकांक्षा रखने से पार्टी में नहीं होता। महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, सबको अधिकार है कि भाई क्यों ना रखे। जब इतने लंबे समय तक राजनीति के अंदर है, नए नए लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो राव साहब क्यों ना रखें, वो स्वाभाविक है उनका। लेकिन अब क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी, क्या निर्णय पार्टी का होगा, क्या पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा, क्या विधायक दल का होगा, वो समय पे निर्णय होगा उसका। आज उसके बारे में कोई बात करने की या कोई उसका कारण नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात करें, यदि टिकट मिल जाती है आरती राव को, तो क्या आप उनके प्रचार में उनके साथ रहेंगे? देखिए, मैं पार्टी का वो सिपाही हूं कि मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता। पार्टी का जो आदेश होगा या होता है उसकी मैं शब्दशाह पालना करता हूं, और आगे भी मैं करता रहूंगा जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव हूं। तो इसलिए वो पार्टी का मेरे लिए विषय ही नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा, वो आरती लड़ेगी या कोई और लड़ेगा या कोई और लड़ेगा। बहुत सारे दावेदार हैं, पार्टी यदि मुझे नहीं लड़ाएगी, जिसको लड़ाएगी तो पूरे तन से, मन से, धन से, समर्पण से मैं करूंगा ना सबके लिए, और करता आया हूं। मैं कहाँ पीछे भागने वाला हूँ, कोई माने नहीं माने। अभी भी मैं पूरे पार्लियामेंट के चुनाव में पूरे हरियाणा का मैं इलेक्शन इंचार्ज था। बाद में मुझे रोहतक पार्लियामेंट का भी जो है कोऑर्डिनेटर लगा दिया। अपनी भूमिका को मैं ड्यूल भूमिका निभा रहा था, ईमानदारी से निभाई। 1.5 महीना घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के रोहतक में रह के निभाई। जहां पार्टी का लगा, यहाँ रैली होना थी राव साहब के लिए, मोती चौक के ऊपर मनोहर लाल जी की रैली होना थी, मेरे जिम्मे लगी, मैं आके वो रैली भी करा के गया। लेकिन प्रचार में दिखाई नहीं दिया आप। मैं प्रचार में तो था ना, मैं ही दिख रहा था पूरे हरियाणा में, मैं नजर आता था देश राज्य। हरियाणा में आरती, लेकिन बात करें गुड़गांव लोकसभा की सीट में 1.5 महीने मेरी पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई हुई थी मुझे, जो है मैं तो, मेरा मन था कि मैं अलवर भी होके आऊं भूपेंद्र यादव जी के साथ। वो मेरे बहुत पारिवारिक भी संबंध है, बहुत पुराने भी संबंध है, लेकिन नहीं जा पाया, मजबूरी थी मेरी। तो मैं जितना यहाँ, तो फिर भी मैंने रैली भी कराई, जितनी मेरे जुम्मे जो काम लगाया था पार्टी की तरफ से, जिले की तरफ से जो लगाया था, इसका जवाब आप जिलाध्यक्ष से मांगना कि उन्होंने मेरे जुम्मे लगाया था, और शायद सबसे ज्यादा ईमानदारी से मैंने काम किया होगा। लेकिन किसी को लगता है कि मैं नहीं लगाया या नहीं दिखा, तो मेरी तो भूमिका थी, और मैं तो पूरे प्रदेश में मैं नजर आ रहा था, क्योंकि चुनाव 10 सीटों का मैं लड़ा रहा था, और प्रदेश जो कार्यालय था, चुनाव के कार्यालय के अंदर, वहां से पूरी चीजों को बैठ के चला रहा था। तो सबको मैं दिखाई दे रहा था। मैं तो ओमनी प्रेजेंस हूँ, जहां रहता हूँ वो सबको मैं दिखाई देता हूँ, इसलिए कोई विषय नहीं होता। अरविंद यादव जी कितनी तैयारी में है विधानसभा की तैयारी को लेकर? कितने तैयारी आपने कर रहे हो आगे के लिए तैयारियां? देखिए, ये तैयारी जो है पार्टी की तैयारी होती है, और पार्टी जिसको भी, अब राजबब्बर जी आए ना, 15 दिन पहले पार्टी ने उनको टिकट दी, वो आ गए। उससे पहले राजबब्बर को कोई जानता नहीं था, उनका कोई गुड़गांव लोकसभा से लेना देना नहीं। और हम लोग तो 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं, और पूरे हरियाणा में रहते हैं, सिर्फ रेवाड़ी की बात नहीं करेंगे। तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी कहेगी, और हमारी तैयारी करने से क्या होगा। मैं लाख तैयारी कर लूँ और पार्टी बाद में कहे कि नहीं आपको नहीं लड़ना है, दूसरे के किसी साथी को लड़ना है। ऐसा नहीं डॉक्टर साहब को इशारा मिल गया कि तैयारी करो? भाई, ऐसा पार्टी में कोई इशारे का भी, कोई इस तरीके का इशारा नहीं पार्टी देती। जो कहती है डंके की चोट पे कहती है। 2 महीने पहले सांसदों को टिकट दे दिया कि जाओ मैदान के अंदर जाओ, तो कोई इशारा करने की, कोई यहाँ कोई उसका लव स्टोरी थोड़ी हो रही है जो आंखों आंखों में इशारा हो जाएगा। ये चलता, हम लोग काम करने वाले, अपना मस्ती के साथ पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं। कोई महत्वाकांक्षा लेके हम लोग राजनीति नहीं करते। पार्टी जो कहेगी, जो करेगी। पिछला चुनाव नहीं लड़ाया पार्टी ने, 2 बार हरको बैंक का चेयरमैन बनाया, हरियाणा पर्यटन निगम का चेयर बनाया, मस्ती के साथ पार्टी का काम किया, अपना जो दायित्व था उसका भी काम किया, आगे भी करेंगे देश राज्य। हम लोग कोई किसी बात की चिंता करने वाले लोग नहीं है, मस्ती से हम लोग जीने वाले लोग हैं, मस्ती से पार्टी की जय जयकार करने वाले लोग। ये थे मेरे साथ अरविंद यादव जी थे, जिन्हें कहा कि 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसमें तैयारी अपनी कर चुके हैं, और आखिर सरकार या फिर उनकी पार्टी उनको आदेश देगी, उस तरीके से वो आगे लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।